एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ फोन कॉल्स करके हजारों लोगों की लाइफ सेविंग्स लूट ली और उसी पैसों से वो दिन का $1 मिलियन खर्च कर देता था। उसकी लाइफ प्राइवेट जेट्स, यॉट्स, पार्टीज और ड्रग्स से भरी रहती थी। लेकिन ये पैसे उसके नहीं थे, ये उन हजारों लोगों के पैसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स उसके कहने पर लगा दी थी। ये कहानी है वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े फ्रॉड और जॉर्डन बेलफोर्ड की। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि जॉर्डन का फ्रॉड कैसे काम करता था, प्रैक्टिकली उसके नंबर्स क्या थे और उसने कैसे पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। कहानी शुरू होती है 1987 में न्यूयॉर्क से, जहां एक 25 साल का एम्बिशियस लड़का जॉर्डन बेलफोर्ड स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनकर काफी पैसे कमाना चाहता है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक ब्रोकरेज फर्म में जॉब शुरू करता है। इस फर्म में उसकी मुलाकात होती है एक सीनियर स्टॉक ब्रोकर और उसके मेंटोर मार्क हैना से। मार्क जॉर्डन को समझाता है कि उनका असली काम कस्टमर्स को रिच बनाना नहीं है, उनका असली काम है कस्टमर्स के पैसे को एक स्टॉक से निकालकर दूसरे स्टॉक में लगवाते रहना और इस पूरे प्रोसेस में अपना कमीशन कमाते रहना। सरफेस लेवल पर यह बात आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली ये पूरी फिल्म का फाउंडेशन है। यहीं से जॉर्डन को एक डेंजरस आइडिया मिलता है कि कस्टमर का फायदा होना जरूरी नहीं है, बस उसे लगता रहना चाहिए कि उसका फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आज भी ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, बस तरीके बदल गए हैं। मार्क जॉर्डन को एक और इम्पोर्टेंट चीज समझाता है। वो जॉर्डन को सक्सेस पाने के लिए और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करते रहने के लिए सेक्स और ड्रग्स पर फोकस करने को कहता है। जॉर्डन इसके बाद अगले 6 महीने मार्क की दी हुई गाइडेंस पर ही चलता है और धीरे धीरे अब उसकी लाइफ वॉल स्ट्रीट की टिपिकल लाइफस्टाइल में फिट होने लगती है। पर अब दिन आता है 19 अक्टूबर 1987 का, जिसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। इस दिन अचानक पूरा मार्केट ग्लोबली क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में जॉर्डन की कंपनी भी बंद हो जाती है और उसकी जॉब चली जाती है। इसके बाद जॉर्डन एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टर्स सेंटर में जॉब करता है, जहां मेनली पेनी स्टॉक्स बेचे जाते हैं। पेनी स्टॉक्स मतलब उन छोटी कंपनीज के शेयर्स जिन्हें नॉर्मली लोग खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि इनका फ्यूचर काफी अनसर्टेन होता है, लेकिन इनको बेचने पर अच्छा कमीशन भी मिलता है। यहाँ जॉर्डन को बताया जाता है कि तुम जितनी भी सेल करोगे उसका 50% कमीशन तुम्हें मिलेगा। और ये बात जॉर्डन के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि उसकी पिछली फर्म में उसे सिर्फ 1% कमीशन मिलता था। जॉर्डन अपनी जॉब के पहले ही दिन $4000 के शेयर्स बेचता है, जिसमें से $2000 उसे मिल जाते हैं। ये देखकर वहाँ सब लोग जॉर्डन के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि अब तक ये इस फर्म की सबसे बड़ी सेल थी। जॉर्डन इसके बाद रुकता नहीं है, वो बैक टू बैक पेनी स्टॉक्स बेचकर अमीर बनता है और अपने लिए एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है। अब जॉर्डन की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी थी और इसी दौरान एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात उसके नेबर डॉनी अज़ोफ से होती है। डॉनी जॉर्डन की स्पोर्ट्स कार देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि ये कार जॉर्डन की है। वो जॉर्डन से कहता है कि हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ महीनों पहले तक तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। आखिर तुम ऐसा क्या करने लगे हो कि तुम्हारे पास इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार है। जॉर्डन उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। इसके बाद जॉर्डन डॉनी को अपना लास्ट पे चेक दिखाता है और इतना बड़ा अमाउंट देखते ही डॉनी शॉक हो जाता है। ज्यादा सोचने का टाइम लिए बिना ही डॉनी तुरंत अपनी जॉब छोड़ देता है और जॉर्डन के साथ काम करने का फैसला करता है। जॉर्डन के माइंड में एक नया आइडिया आता है, क्यों ना अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की जाए। और इसी आइडिया को रियलिटी में बदलते हुए जॉर्डन और डॉनी मिलकर एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है स्ट्रैटन ओकमॉन्ट। पर स्ट्रैटन ओकमॉन्ट कोई नॉर्मल ब्रोकरेज फर्म नहीं है। जॉर्डन के दिमाग में पहले दिन से ही एक मास्टर प्लान था और वॉल स्ट्रीट की लैंग्वेज में इसे पंप एंड डंप कहते हैं। ये पूरी फिल्म का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसका फॉर्मूला सिंपल था, पहले मार्केट से वो सस्ते शेयर्स खरीद लो जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, फिर अपने ब्रोकर्स के थ्रू लोगों को फोन करके कन्विंस करो कि ये शेयर्स फ्यूचर्स में वल्नरेबल होने वाले हैं। जैसे जैसे लोग ये शेयर्स खरीदते जाते हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं। इसे कहते हैं पंप। और जब प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाता है, तब जॉर्डन और उसके लोग अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं। इसे कहते हैं डंप। और फाइनली शेयर्स के प्राइस क्रैश हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब जाता है। और इसी मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जॉर्डन ने एक पूरा सिस्टम बनाया। उसने अपने पुराने दोस्तों को हायर किया। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, पहले कस्टमर्स को ए ग्रेड स्टॉक्स बेचो, ब्लू चिप कंपनीज जिनके नाम सुन के भरोसा बने। जब कस्टमर्स का ट्रस्ट बन जाए तब उन्हें पेनी स्टॉक्स पुश करो और 50% कमीशन काटो। कस्टमर्स को लगता है उसका एडवाइजर उसकी हेल्प कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो एक प्लान्ड ट्रैप में फंस चुका है। जॉर्डन इसके लिए अपनी पूरी टीम को सेल्स की ट्रेनिंग देता है और जहां कहीं भी टीम स्ट्रगल करती है, जॉर्डन खुद आगे आकर डील क्लोज करता है।
और धीरे धीरे ये पंप एंड डंप मशीन फुल स्पीड पे चलने लगती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ ही टाइम में फोर्ब्स मैगजीन में जॉर्डन के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश होता है और उसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से रेफर किया जाता है। इस आर्टिकल के बाद से जॉर्डन का नाम वॉल स्ट्रीट में और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है और अब उसके ऑफिस में काम करने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। इस टाइम पर जॉर्डन के पास अंधा पैसा आ रहा था, पर पैसा आने के साथ साथ जॉर्डन की लाइफस्टाइल भी बदलने लगी थी। ड्रग्स, पार्टीज और प्रोस्टिट्यूट्स उसकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाते हैं। इसी बीच जॉर्डन की लाइफ में नियोमी नाम की लड़की की एंट्री होती है और जॉर्डन का नियोमी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और एक दिन जॉर्डन की वाइफ टेरेसा उसे नियोमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। जॉर्डन का उसकी वाइफ के साथ काफी झगड़ा होता है, पर समझने की बजाय वो ईगो में आकर टेरेसा को ही डिवोर्स दे देता है और साल 1991 में नियोमी से शादी कर लेता है। जॉर्डन की लाइफ अब काफी मजे से कट रही होती है, पर अब उसकी दुनिया में एक नया खतरा एंटर होता है। इस टाइम पर FBI और SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जॉर्डन और उसकी फर्म पर नजर रखे होते हैं। स्ट्रैटन ओकमोंट की रैपिड ग्रोथ और मार्केट में अनयूजुअल पैटर्न्स ने इनकी नजर खींच ली है और अब वो जॉर्डन के हर मूव को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तभी साल आता है 1993, जब जॉर्डन डॉनी के चाइल्डहुड फ्रेंड स्टीव मैडन की शू कंपनी का IPO सिक्योर करता है और अपने पंप एंड डंप मेथड का यूज करके सिर्फ 3 घंटे में $22 मिलियन कमा लेता है। यह अमाउंट सुनने में एक्साइटिंग लगता है, पर यही वो मोमेंट होता है जहां से जॉर्डन का डाउनफॉल एक्सेलरेट होता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इतनी स्पीड में कमाना FBI के लिए ये एक ओपन इनविटेशन था। पर जॉर्डन की चाल अब और रिस्की हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि FBI उसे ट्रेस कर रही है, तो वो अपने यॉट पर FBI एजेंट पैट्रिक डेनहम को बुलाता है और उसे अपना लाइफस्टाइल और रईसी दिखाकर घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन FBI एजेंट उसकी घूस लेने से मना कर देता है और सीधा लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करता है। जॉर्डन को लग रहा था कि पैसा सब कुछ फिक्स कर सकता है, पर इस बार पैसा उसके काम नहीं आया। जॉर्डन को भी अपने ऊपर खतरे की घंटी मंडराती दिखाई देती है, तो वो अपना पैसा सेव करने के लिए स्विट्जरलैंड जाता है और एक स्विस बैंकर जॉन जैक्वेस सोरेल से मिलता है। जॉर्डन अपनी वाइफ नियोमी की आंट एमा के नाम पर स्विस बैंक अकाउंट खुलवाता है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है, यानी कि अमेरिकन अथॉरिटीज की रीच से बाहर, तो किसी को कोई शक नहीं होगा। जॉर्डन अपने पैसे स्विस बैंक में स्मगल करवाने के लिए अपने दोस्त ब्रैड की वाइफ और उसके इन लॉस का यूज करता है, क्योंकि उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स होते हैं जिससे वो पैसा आसानी से स्विस बैंक में स्मगल कर लेंगे। पर जॉर्डन का ये प्लान भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि इस टाइम तक FBI भी काफी स्मार्ट खेल रही होती है और एक दिन जॉर्डन को उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का फोन आता है, जो उसे पब्लिक टेलीफोन से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद जब जॉर्डन पब्लिक टेलीफोन से उसे कॉल करता है, तो इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है कि FBI उसके फोन्स को वायर टैप कर रही है और उसे ऑफिस या मोबाइल फोन पर कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी चाहिए। अब जॉर्डन के डैड और उसका लॉयर दोनों उसे एडवाइस देते हैं कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए तुम स्ट्रैटन ओकमोंट छोड़ दो और नजरबंद हो जाओ, कंपनी की चिंता ना करो, उसे डॉनी संभाल लेगा। ये पहली बार था जब जॉर्डन के अपने लोगों ने उसे रुक जाने को बोला, पर सवाल ये है, क्या जॉर्डन रुकेगा? इसके बाद स्ट्रैटन ओकमोंट में सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और जॉर्डन अपनी फेयरवेल स्पीच देता है, पर स्पीच देते देते जॉर्डन अपना डिसीजन चेंज कर देता है और अनाउंस करता है कि वो कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ये सुनकर वहां सब लोग खुशी से झूम पड़ते हैं, पर यह सीन एक्चुअली जॉर्डन की पावर एडिक्शन दिखाता है। जॉर्डन को पता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, पर जब वो स्टेज पर खड़ा है और 200 लोग उसकी एक बात पर चीयर कर रहे हैं, तब उसे वो पुश मिल जाता है जो उसे किसी ड्रग से भी नहीं मिलता। जॉर्डन ड्रग्स का तो एडिक्ट था, लेकिन सबसे पहले वो पावर का एडिक्ट था और यही पावर उसकी अब रियल ट्रेजेडी बनने वाली है। इसके बाद साल 1996 में जॉर्डन, डॉनी और उनकी वाइफ्स यॉट ट्रिप पर इटली जा रहे होते हैं और तभी जॉर्डन को पता चलता है कि आंट एमा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो फ्यूनरल में जाता, पर जॉर्डन के लिए आंट एमा की डेथ का मतलब था मेरा स्विस बैंक अकाउंट अनसेटल्ड है, पैसा फंस सकता है, और उसे इस टाइम पर ग्रीफ नहीं बल्कि ग्रीड याद आता है और यही जॉर्डन की रियलिटी थी। जॉर्डन इस टाइम पर आंट एमा के फ्यूनरल में UK ना जाकर यॉट को स्विट्जरलैंड की तरफ मुड़वा देता है। रास्ते में यॉट एक भयंकर तूफान में फंस जाती है। तूफान इतना खतरनाक होता है कि सबको लगता है शायद आज बचना मुश्किल है, पर इनका रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन रेस्क्यू के लिए आने वाला प्लेन एक सीगुल के इंजन में घुस जाने की वजह से क्रैश हो जाता है। जॉर्डन उसे गॉड की वार्निंग मानता है और डिसाइड करता है कि अब वो ड्रग्स छोड़ देगा। पर यहाँ डायरेक्टर स्कॉर्सेज़ी का रियल पंच है। ये बैक टू बैक डिजास्टर्स सिर्फ प्लॉट पॉइंट्स नहीं है, यूनिवर्स लिटरली जॉर्डन को रुक जाने को बोल रहा है। और जॉर्डन का कंक्लूजन क्या है? मैं ड्रग्स छोड़ूंगा। लेकिन वो फ्रॉड छोड़ने का फैसला नहीं करता, सिर्फ ड्रग्स का। उसे लगता है प्रॉब्लम ड्रग्स हैं,
जबकि असली प्रॉब्लम उसका ग्रीड है जो सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इसके बाद साल 1998 में जॉर्डन की कहानी एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट लेती है। अब स्विस बैंकर जॉन जैक्विस सोरेल को एक अलग क्राइम के केस में फ्लोरिडा में अरेस्ट कर लिया जाता है। अपनी सजा कम करवाने के लिए सोरेल FBI के साथ डील कर लेता है और जॉर्डन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता है। अब जॉर्डन के खिलाफ एविडेंस इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। FBI जॉर्डन के सामने डील रखती है, अगर वो स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व बाकी लोगों के नाम बता देगा तो उसकी सजा कम हो जाएगी, वरना कम से कम 15 से 20 साल की सजा तो होना पक्का है। मजबूरी में जॉर्डन ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस वक्त तक उसकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह टूट चुकी होती है। जॉर्डन की ड्रग्स और रेकलेस लाइफस्टाइल से तंग आ चुकी नियोमी उसे डिवोर्स देने का फैसला करती है और अपने दोनों बच्चों की कस्टडी भी खुद लेना चाहती है। और अब फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉर्डन ड्रग्स लेने लगता है और उसकी ये हालत देखकर नियोमी को समझ आ जाता है कि वो सही फैसला कर रही है। यहाँ दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और जॉर्डन कोकेन के नशे में नियोमी के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और अपनी बेटी को साथ में लेकर कार से निकलने लगता है। नियोमी उसे रोकने के लिए कार की विंडो तोड़ देती है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और जॉर्डन की कार जाकर एक पिलर से टकरा जाती है। जॉर्डन की बेटी सेफ रहती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी होती है, लेकिन जॉर्डन के सर से खून निकल रहा होता है। इसके बाद FBI जॉर्डन को वायर पहनाकर उसके ऑफिस भेजती है ताकि वो डॉनी और बाकी लोगों से जो भी बात करे FBI सब कुछ सुन सके। जॉर्डन ऑफिस पहुंचता है और बात करने के बजाय डॉनी को चुपके से एक नोट लिखकर वार्न कर देता है कि उस पर वायर लगा हुआ है, इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉनी खुद को बचाने के लिए वही नोट FBI को दे देता है। मतलब आयरनी देखो, जिस लॉयल्टी पर जॉर्डन ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था, आज सबसे पहले वही लॉयल्टी टूट जाती है। इसके बाद FBI जॉर्डन के घर जाकर उसको अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद ही स्ट्रैटन ओकमॉन्ट पर रेड करके क्राइम में इन्वॉल्व्ड काफी लोगों को पकड़कर कंपनी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। कोर्ट जॉर्डन को 3 साल की सजा सुनाता है, वो भी एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। मतलब जिस इंसान ने हजारों लोगों की लाइफ सेविंग्स बर्बाद कर दी हो, उसे एक रिलेटिवली कंफर्टेबल सजा मिलती है। जेल में जॉर्डन टेनिस खेलकर अपना टाइम बिताता है और सिर्फ 22 महीने बाद ही उसे रिलीज कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद जॉर्डन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टैलेंट फिर से यूज करता है, सेलिंग। पर इस बार ऑडियंस बदल गई होती है। पहले वो इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स बेचता था और अब सेमिनार्स रूम में लोगों को सेल्स टेक्निक सिखाने लगता है। फिल्म के लास्ट सीन में जॉर्डन एक सेमिनार में स्टेज पर आता है और ऑडियंस से कहता है, सेल मी दिस पेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो इंसान जॉर्डन को स्टेज पर इंट्रोड्यूस करता है वही असल में जॉर्डन बेलफोर्ट होता है, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। फिल्म वाला जॉर्डन सामने बैठी ऑडियंस के पास जाता है और उनको पेन देकर सेल करने के लिए कहता है। एक इंसान पेन के फीचर्स बताने लगता है, पर जॉर्डन उसकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता। वो पेन दूसरे इंसान को देता है, दूसरा भी उस पेन के और अच्छे फीचर्स बताता है, पर जॉर्डन ये पेन तीसरे को देता है और तीसरा भी पेन के और ज्यादा अच्छे फीचर्स बताता है। अब जब ऑडियंस में बैठे लोग एक एक करके ट्राई कर रहे होते हैं, तब कैमरा धीरे धीरे ऑडियंस को दिखाता है और यहीं पर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अपना फाइनल पंच देता है। वो हमें दिखाता है कि सेमिनार में बैठे लोग जॉर्डन को उसी फैसिनेशन से देख रहे हैं जैसे इन्वेस्टर्स उसे देखा करते थे। जॉर्डन बेलफोर्ट की असली ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो पकड़ा गया, बल्कि पकड़े जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, ना उसमें और शायद ना उन लोगों में जो उसको देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, ये जानते हुए भी कि सामने वाले इंसान ने उन्हीं के जैसे लोगों का पैसा मार्केट में फंसाकर उन्हें धोखा दिया। पर शायद इंसान होते ही ऐसे हैं, वो कहानी से ज़्यादा सक्सेस की चमक देखते हैं और शायद यही ह्यूमन नेचर है। हम सक्सेस से इतने फैसिनेट हो जाते हैं कि कभी कभी उस सक्सेस के पीछे छुपी ग्रीड, मैनिपुलेशन और बर्बादी को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए फिल्म का लास्ट शॉट जॉर्डन पर नहीं बल्कि वो ऑडियंस पर जाता है। मानो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी कहना चाह रहा हो, जॉर्डन बेलफोर्ट जैसे लोग तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक उन्हें सुनने के लिए लोग बैठे रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ जॉर्डन नहीं था, प्रॉब्लम वो ऑडियंस भी है जो उसे सुनना चाहती है और शायद इसीलिए फिल्म का लास्ट शॉट जॉर्डन पर नहीं ऑडियंस पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।